सबसे पहले आप सभी को कंपटीशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में संविधान सभा के पार्ट 1 को क्लियर किया था और हम इस वीडियो में संविधान सभा के पार्ट 2 को देखने वाले हैं। तो देर न करते हुए हम लोग जो है संविधान सभा के पार्ट 2 को देखेंगे। देखिए, आज हम लोग जो है संविधान सभा में जितनी समितियां बनी थी उन समितियों को देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। और एक बात बता देना चाहते हैं आप लोगों को कि यह जो है वीडियो आप लोगों को सभी एग्जामों में काफी मदद करेगा, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे वो बिहार दरोगा हो। तो आइए हम लोग जो है देख लेते हैं। देखिए, संविधान सभा में कुल जो है समितियां कितनी थी, तो आपको बता देना चाहते हैं कि संविधान सभा में 8 बड़ी समितियां थी। 8 बड़ी समितियां थी और 13 जो है छोटी समितियां थी। आपसे प्रश्न पूछेगा कि संविधान सभा में बड़ी समितियों की संख्या कुल कितना था, तो 8 कितनी थी, 8 थी। और संविधान सभा में छोटी समितियों कितनी थी, छोटी समितियां 13 छोटी समिति थी, 13 वो छोटी समिति थी। इन 8 समिति को देखते हैं। पहले जो 8 बड़ी समितियां थी उन बड़ी समितियों को देख लेते हैं पहले। तो आइए देखते हैं। पहली समिति थी संघ संविधान समिति। पहली समिति थी संघ संविधान समिति। पहली कौन थी, संघ संविधान समिति। और संघ संविधान समिति की बात करेंगे तो इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे आपको जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पद थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और संघ शक्ति समिति हो गया, और इस शक्ति समिति के भी अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और राज्यों के साथ समझौता करने वाली समिति के भी अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यानी इन तीनों समितियों के अध्यक्ष कौन है, तो तीनों समितियों के अध्यक्ष की अगर हम बात करेंगे तो वह है आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आपसे पूछेगा कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति अध्यक्ष कौन है, तो आपको कहना है पंडित जवाहरलाल नेहरू। राज्यों के साथ समझौता करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपको याद रखना होगा। 3 बड़ी समितियां हम लोग देख लिए। इसके बाद अगली जो समिति है वह है प्रांतीय संविधान समिति। और एक और समिति है मूल अधिकार और अल्पसंख्यकों को लेकर परामर्श समिति। इन दोनों समिति यानी प्रांतीय संविधान समिति और मूल अधिकार और अल्पसंख्यकों को लेकर परामर्श समिति के जो अध्यक्ष थे आपको याद रखना होगा कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल इन 2 समितियों के अध्यक्ष थे। कौन कौन, प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार और अल्पसंख्यकों को लेकर परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और देखिए एक बात आपको और बता देते हैं कि इन 2 समितियां जिसमें प्रांतीय संविधान समितियां और मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों को लेकर जो समितियां बनी थी इसकी उप समितियां थी। तो वो भी आपको याद रखना होगा। मूल अधिकार को लेकर उप समितियां का अध्यक्ष थे। मूल अधिकार को लेकर उप समिति के अध्यक्ष थे। उप समिति के जो अध्यक्ष थे, उप समिति को अध्यक्ष थे। तो आपको याद रखना है मूल अधिकार को लेकर उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आप याद रखिएगा मूल अधिकार को लेकर उप समिति के अध्यक्ष थे। आपको जो है याद रखना होगा। याद रखिएगा आप लोग मूल अधिकार को लेकर उप अध्यक्ष कौन थे, समिति का अध्यक्ष जेबी कृपलानी। याद रखिएगा कौन थे, जेबी कृपलानी जो है
मूल अधिकार को लेकर उप समिति को लेकर अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। और अल्पसंख्यकों को लेकर उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो एसी मुखर्जी। कौन थे? याद रखिएगा, एच सी मुखर्जी थे। एच सी मुखर्जी थे, आपको याद रखना होगा। मूल अधिकार को लेकर उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। मूल अधिकार को लेकर उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? एसी मुखर्जी थे। इसके बाद अगला है संचालन समिति। और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद रखना, संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे, तो आपको याद रखना होगा। और प्रमुख समिति के अध्यक्ष, जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रमुख समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रमुख समिति भीमराव अंबेडकर थे। भीमराव अंबेडकर थे। भीमराव अंबेडकर थे। इस बात को याद रखिएगा ध्यानपूर्वक। तो ये थी 8 बड़ी समितियां। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, राज्यों के साथ समझौता करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद रखना होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार और अल्पसंख्यकों को लेकर परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद रखना होगा डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। अल्पसंख्यकों को लेकर उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो एसी मुखर्जी थे। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वह संचालन समिति के अध्यक्ष थे। इस बात को याद रखना होगा। इसके बाद प्रक्रिया नियम समिति, और प्रक्रिया नियम समिति की बात करेंगे तो इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपको याद रखना होगा, भीमराव अंबेडकर थे। इस बात को आप लोग ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। अब देखेंगे संविधान सभा की 13 छोटी समितियां। देखिए, संविधान सभा में 8 गो बड़ी समिति थी, 13 गो छोटी समिति थी। तो छोटी समिति 13 समिति को हमको देखना जरूरी नहीं है, क्योंकि 13 समिति हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण का नहीं है। जो मुख्य समितियां थी 13 हम लोगों में, उन समितियों को हम लोग जो है इस यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे सदन समिति की बात करेंगे तो अध्यक्ष कौन थे? तो सदन समिति के थे पटाभी सीता रमैया थे। कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी। कार्य संचालन समिति याद रखिएगा, के.एम. मुंशी। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? के.एम. मुंशी थे। इसके बाद राष्ट्रीय ध्वज समिति तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद रखना, राष्ट्रीय ध्वज समिति को लेकर तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके बाद प्रेस दीर्घा समिति, 1 मिनट, इसमें होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद प्रेस दीर्घा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रेस दीर्घा समिति का अध्यक्ष थे, उसका नाम था उषा नाथ सेन। कौन थे? उषा नाथ सेन। इसके बाद प्रारूप समिति की जांच के लिए विशेष समिति। देखिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। लेकिन प्रारूप समिति की जांच के लिए विशेष समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद रखना होगा, विशेष समिति के अध्यक्ष थे कौन? तो विशेष समिति के अध्यक्ष थे, उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो एक बार देख लेते फिर से। सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी पटाभी सीतारमैया थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो के मुंशी थे। राष्ट्रीय ध्वज समिति तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रेस दीर्घा समिति के अध्यक्ष कौन थे? उषा नाथ सेन थे। प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद रखना, विशेष समिति के अध्यक्ष थे, उनका नाम था आपको जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आशा कर देंगे कि आपको इतना चीज याद हुआ होगा। और अब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो आप लोग बने रहिए और हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग जो है एक समिति थी पररूप समिति, जो कि बड़ी समितियों में से एक थी, जिसके अध्यक्ष अभी देखे हैं कौन थे, भीमराव अंबेडकर थे। तो हम अब देखने वाले थोड़ा सा पररूप समिति के बारे में विस्तार से देखने वाले। पररूप समिति के बारे में हम लोग कैसे देखेंगे, थोड़ा सा हम लोग विस्तार से पररूप समिति के बारे में थोड़ा सा हम लोग कैसे देखेंगे, थोड़ा सा हम लोग विस्तार से देखते हैं। तो आइए देखते हैं पररूप समिति के बारे में थोड़ा सा विस्तार से। अब हेडिंग दीजिएगा पररूप समिति। पररूप समिति क्या है, तो अब हम नहीं देते हैं प्रारूप समिति। प्रारूप समिति। अब देखिए प्रारूप समिति की बात करेंगे तो इसका गठन कब हुआ था। प्रारूप समिति का पहला नंबर यही याद रखिएगा, इसका गठन, इसका जो है प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था। इसका गठन आपको याद रखना होगा 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को जो है प्रारूप समिति का गठन हुआ था। 29 अगस्त 1947 को जो है प्रारूप समिति का क्या हुआ था, गठन हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो आपको याद रखना होगा, इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था आपको भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर थे। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो आप याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर जो है आपको प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्या नाम था, भीमराव अंबेडकर थे। अब देखिए प्रारूप समिति की अगर हम बात करेंगे तो प्रारूप समिति में अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर। और इसके अलावा जो है 6 और सदस्य थे, और 6 सदस्यों को हम लोग जो है देख लेते हैं। 6 जो है आपको और सदस्य थे, 6 अन्य सदस्य थे, 6 अन्य सदस्य 6 अन्य सदस्यों को हम लोग देख लेते हैं। देखिए 6 अन्य सदस्य कौन कौन थे। पहला थे, आप याद रखिएगा, पहला थे 6 अन्य सदस्य थे, प्लस एगो कौन थे, भीमराव अंबेडकर। ये कौन थे, भीमराव अंबेडकर थे। भीमराव अंबेडकर थे। यानी कहने का मतलब कुल कितने सदस्य होंगे, तो कुल याद रखिएगा, कुल जो है कुल कितने हो गए, तो कुल याद रखना है, कुल जो है 7 सदस्य हो। कुल कितने सदस्य हो गए, 7 सदस्य हो गए। तो 7 सदस्य का नाम हम लोग देख लेते हैं। पहले थे, यहाँ देखिए इन 7 सदस्यों का नाम यहाँ पे देख लेते हैं। पहले है भीमराव अंबेडकर। पहले कौन होंगे, भीमराव अंबेडकर। पहले कौन होंगे, भीमराव अंबेडकर। दूसरा याद रखिएगा, दूसरा हो जाएंगे आपको जो है के एम मुंशी, सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सर अलादी कृष्ण स्वामी, सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तीसरा थे अयंगर। चौथा थे सादुल्ला अय्यर थे, अयंगर थे। आप याद रखिएगा सादुल्ला थे। और एक थे आपको जो है, इसके बाद भीमराव अंबेडकर, के एम मुंशी, सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अयंगर, सादुल्ला। इसके बाद याद रखिएगा आप जो है BL एन माधवराव, एन माधवराव। इसके बाद एन माधवराव। इसके बाद आपको याद रखना होगा VT कृष्णमाचारी, टीटी कृष्णमाचारी। भीमराव अंबेडकर, के एम मुंशी, सर अलादी स्वामी अय्यर, अयंगर, असदुल्ला, एन माधवराव। और इसमें अच्छा नंबरिंग का बढ़ा गया, सॉरी, नंबरिंग 5, 6 और 7। तो यही जो है 7 सदस्य जो थे, यही 7 सदस्य जो है आपको प्रारूप समिति के सदस्य थे, जिसमें अध्यक्ष पूछेगा तो कौन होंगे, अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। अध्यक्ष कौन होंगे, अध्यक्ष याद रखिएगा, अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर जो है इस प्रारूप समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे। जिसमें ये तमाम लोग क्या है, इसके प्रारूप समिति के सदस्य हैं, और भीमराव अंबेडकर क्या है, अध्यक्ष हैं। और एक बात और आपको याद रखना होगा, और वो क्या याद रखिएगा, जो एन माधवराव थे वो BL मित्रा के स्थान पर आए थे। आप इस बात को भी याद रखिएगा, एन माधवराव जो किसके स्थान पर आए थे, BL मित्रा के स्थान पर आए थे। BL मित्रा के स्थान पर आए थे। BL मित्रा के स्थान पर आए थे कौन, तो आपको याद रखना होगा एन माधवराव।
और टीटी जो कृष्णमाचारी थे, टीटी कृष्णमाचारी किसके स्थान पर आए थे? तो आपको याद रखना टीटी कृष्णमाचारी डीपी खेतान के स्थान पर, डीपी खेतान, इस बात को याद रखना है। एल माधोरा किसके स्थान पर आए थे? तो बीएल मित्रा के स्थान पर आए थे। टीटी कृष्णमाचारी किसके स्थान पर आए थे? तो डीपी खेतान के। टीटी कृष्णमाचारी किसके स्थान पर आए थे? तो डीपी खेतान के स्थान पर आए थे। तो ये तमाम बातों को आपको ध्यानपूर्वक याद रखना होगा। एक बार देख लीजिए, परूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को परूप समिति का गठन हुआ था। और इसमें कुल कितने सदस्य पूछेगा, कुल कितने सदस्य थे? 7। अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर। अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर थे। और 7 सदस्य कौन कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर थे, के एम मुंशी थे, सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, अयंगर थे, सदुल्ला था। इसके बाद एन माधवराव टीटी कृष्णमाचारी। और एन माधवराव किसके स्थान पर आए थे? बीएल मित्रा के स्थान पर आए थे। और जो है पटाभी सॉरी बीटी कृष्णमाचारी किसके स्थान पर आए थे? तो आपको याद रखना होगा डीपी खेतान के स्थान पर आए थे। किसके स्थान पर आए थे? तो डीपी खेतान के स्थान पर कौन आए थे? तो आपको याद रखना होगा टीटी कृष्णमाचारी जो है डीपी खेतान के स्थान पर आए थे। इस बात को आपको क्या करना होगा? याद रखना होगा। अब हम लोग जो है इससे आगे बढ़ेंगे, हम लोग जो है इससे आगे बढ़ेंगे। आइए हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसके बाद अब देखिए, अब हम लोग जो है इसे आगे देखते हैं। देखिए, संविधान सभा की अगर हम बात करेंगे तो संविधान सभा के ऊपर जो है कुल 3 वाचन हुआ है। संविधान सभा के ऊपर कुल कितने वाचन हुआ है? तो आपको याद रखना होगा संविधान सभा के ऊपर कुल कितने वाचन हुआ है? तो संविधान सभा के ऊपर जो है कुल संविधान सभा के ऊपर कुल कितने वाचन हुए? कुल वाचन याद रखिएगा 3। संविधान सभा के ऊपर कितने वाचन हुआ है? तो संविधान सभा के ऊपर कुल जो है 3 वाचन हुआ है, 3 वाचन हुआ है। और ये आपको याद रखना होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखना होगा। पहला वाचन याद रखिएगा, पहला वाचन अगर हम बात करेंगे तो पहला वाचन याद रखना है आपको जो है 4 नवंबर से लेकर 4 नवंबर से लेकर 4 नवंबर 4 नवंबर 4 नवंबर 1948 से लेकर 1948 से लेकर 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक 9 नवंबर 1948 तक 9 नवंबर 1948 तक 9 नवंबर 1948 तक पहला वाचन याद रखिएगा कब से कब तक। प्रथम वाचन की बात करेंगे, प्रथम वाचन प्रथम वाचन की बात करें कब से कब तक? 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। वहीं दूसरे वाचन की बात करेंगे, दूसरा वाचन की अगर हम बात करेंगे तो दूसरा वाचन याद रखिएगा आप जो है 15 नवंबर 1948 से 15 नवंबर 1948 से चला था 17 अक्टूबर 1949 तक 17 अक्टूबर 1949 तक आपको याद रखना होगा 17 अक्टूबर 1949 तक। इसके बाद तीसरा जो वाचन हुआ था, तीसरा वाचन की बात करेंगे। तीसरा वाचन जो हुआ था वो याद रखिएगा 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक 26 नवंबर 1949 तक जो है आपको तीसरा वाचन चला था। तो आपको इस बात को भी याद रखना है। तो बताइए प्रथम वाचन कब से कब चला था? तो 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक प्रथम वाचन चला था। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक जो है दूसरा वाचन चला था। तीसरा वाचन की बात करेंगे 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक जो है तीसरा वाचन चला था। और 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान जो है बनकर तैयार हो गया था। संविधान बनकर तैयार हो गया था। बनकर क्या हो गया था? तैयार हो गया था। आपसे पूछेगा संविधान कब बनकर तैयार हो गया था? तो संविधान की बात करें, संविधान जो है आपको 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया। और इसी दिन हर साल इसी दिन जो 26 नवंबर को हम लोग किस दिवस के रूप में मनाते हैं? 26 नवंबर को हम लोग जो है संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान दिवस के रूप में कहिए मनाते हैं 26 नवंबर को हम लोग जो है किस रूप में मनाते हैं? संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। इस बात को आपको ध्यानपूर्वक याद रखना होगा। और
और इसी दिन जो है कुल 15 अनुच्छेदों को लागू कर दिया है। कुल कुल 15 अनुच्छेदों को जो है अनुच्छेद को जो है 15 अनुच्छेद को इसी दिन क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। जिसमें कौन कौन था बताए थे आपको, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 324, 366, 366, 367, 367, 379, 379, 380, 380, 380, इसके बाद 388, 388, 388, 391, 391, 392 और 393। यही अनुच्छेदों को जो है जो है 15 ये अनुच्छेदों 26 नवंबर को क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। तो आपको ये याद रखना होगा, जिसमें देखिए आगे हम जब पढ़ेंगे तो नागरिकता संबंधी अधिकार जो है लगभग इसी दिन लागू कर दिया गया। नागरिकता संबंधी जो अधिकार था वो आपको 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। तो हम इस आधार पर कह सकते हैं कि संविधान को जो है आंशिक रूप से लागू कर दिया गया। कब? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, लेकिन अंतिम रूप से लागू होगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। इस बात को आप ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। जब हम इसे अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग जो है इससे क्या बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। जैसा कि हम अभी बताए हैं, देखिए संविधान सभा की कुल कितने बैठक हुई थी? संविधान सभा की कुल जो है याद रखिए कुल 11, कहीं 12 भी देता है, तो कुल 11 बैठकें हुई थी। और अंतिम बैठक कब हुआ था? संविधान सभा की संविधान सभा की अंतिम बैठक संविधान सभा की अंतिम बैठक संविधान सभा की याद रखिए, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुआ था? तो संविधान सभा के जो अगर पूछे संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुआ था, संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है 24 जनवरी 1950 को हुआ था। कहिया हुआ था? 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा की अंतिम बैठक हुआ था। आपसे पूछे संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुआ था, तो 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा की अंतिम बैठक हुआ था। और इस अंतिम बैठक में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था? कुल सदस्य भाग लिए थे? कुल कितने सदस्य भाग लिए? आप याद रखिएगा, कुल जो 284 सदस्यों ने भाग लिया था। कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो आपको याद रखना होगा, कुल जो है 284 सदस्यों ने भाग लिया था। कुल 284 सदस्य भाग लिए थे। कुल 284 सदस्य क्या लिए थे? भाग लिए थे। इस बात को भी आपको याद रखना होगा, लिए थे। कुल कितने सदस्य भाग लिए थे? कुल याद रखिएगा 284 सदस्यों ने भाग लिया था। और इसी 24 जनवरी 1950 को जो है भारत के राष्ट्रीय गान, भारत के इस दिन क्या क्या लागू हुआ था, क्या क्या लागू हुआ था उसको देख लेते हैं। देखिए 24 जनवरी 1950 को क्या क्या जो है लागू कर दिया गया। तो 24 जनवरी 1950 को जो भारत का जो राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गान के रूप में जो है जन गण मन को जो है लागू किया गया, राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया। किसको अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय गान के रूप में, राष्ट्रीय गान के रूप में किसको अपनाया गया था? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय गान के रूप में जन गण मन। राष्ट्रीय गान के रूप में किसको अपनाया गया था? तो आप याद रखिएगा जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था। और एक चीज पूछता है कि राष्ट्रीय गान जो है भारत के राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो भारत के राष्ट्रीय गान आपको याद रखना होगा, भारत के राष्ट्रीय गान जो है रविंद्रनाथ टैगोर लिखे थे। और किस नाम से लिखे थे? भारत भाग्य विधाता। और एक बात अब ये भी याद रखिएगा कि जो भारत के राष्ट्रीय गान है पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो कांग्रेस के 1911 में हो रहे कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था राष्ट्रीय गान, जिसकी अध्यक्षता जो है आपको वी नारायण धर ने किया था। वी नारायण आपको याद रखना होगा, सॉरी पंडित विश्व नारायण धर ने किया था। याद रखिएगा जो कांग्रेस का 1911 की जब कोलकाता अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो पंडित विश्व नारायण धर के द्वारा किया गया था। और इसी जो है अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान जो जन गण मन है उसको गाया गया था। तो ये वही बात आपको याद रखना होगा। और इसी दिन जो है राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम, वंदे मातरम को
इसी दिन राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम को अपनाया गया। इसी दिन जो है राष्ट्रीय गान के रूप में जो है किसको अपनाया गया था? राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम। इसी दिन राष्ट्रीय गीत के रूप में किसको अपनाया गया था? तो इस बात को याद रखिएगा, राष्ट्रीय गीत के रूप में जो है वंदे मातरम को अपनाया गया था। किसको अपनाया गया था? वंदे मातरम को अपनाया गया था। और वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है? इस बात को भी आपको ध्यानपूर्वक याद रखना होगा। वंदे मातरम जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो लिखित जो उनकी ग्रंथ थी आनंद मठ, उस आनंद मठ से जो है आपको लिया गया है। किसको लिया गया है? तो वंदे मातरम को लिया गया है। और एक बात आपको और याद रखना होगा कि वंदे मातरम जो है पहली बार कहाँ गाया गया था? तो वंदे मातरम पहली बार जो है कोलकाता में हो रहे 1896 को कोलकाता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो इस बात को भी याद रखना होगा। तो 1896 कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता जो रहमतुल्लाह सियानी ने किया था, रहमतुल्लाह सियानी ने किया था। और पहली बार जो है वंदे मातरम जो है उसी कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। इस बात को याद रखिएगा। और एक चीज और आपको याद रखना होगा कि 24 जनवरी 1950 को ही उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। उत्तर प्रदेश किया गया। इस बात को भी आपको ध्यानपूर्वक याद रखना होगा। 24 जनवरी 1950 को ही संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। इस बात को आप ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। और 24 जनवरी 1950 को ही 24 जनवरी 1950 को ही भारत के राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। इस बात को आपको ध्यानपूर्वक याद रखें। 24 जनवरी 1950 को ही भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो आशा करेंगे ये बात आपको ध्यानपूर्वक याद रहेगा। तो बताइए एक बार, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था? कुल 284 सदस्यों ने भाग लिया था। और क्या क्या लागू किया गया? तो इस दिन राष्ट्रीय गान जन गण मन को लागू किया गया। राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम को लागू किया गया। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। और 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। भारत के राष्ट्रपति किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति जो है बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति बनाया गया। तो आप इस बात को ध्यानपूर्वक जरूर याद रखिएगा। अब हम लोग जो है इससे आगे बढ़ते हैं। और जब इससे आगे बढ़ेंगे तो आइए देखते हैं क्या होगा। अब देखिएगा, भारत के संविधान को जो है संविधान को लागू भारत के संविधान को लागू किया गया कब? याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। जिस कारण इस दिन क्या मनाया जाता है? जिस कारण इस दिन हम लोग किस रूप में मनाते हैं? तो हम लोग जो है गणतंत्रता दिवस गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या आपको पता है इस बात को? क्या आपको पता है कि इसी दिन जो है संविधान को क्यों लागू किया गया? देखिए, हम आपको यह बात बताते हैं। इसी दिन संविधान को इसलिए लागू किया गया। 26 जनवरी को इस संविधान को क्यों लागू किया गया? क्यों सवाल होता है कि क्यों लागू किया गया। देखिए, क्यों लागू किया, इसके पीछे का कारण यह था कि कांग्रेस का 1929 के
कांग्रेस का 1929 में लाहौर में एक अधिवेशन हुआ। लाहौर में अधिवेशन हुआ था। लाहौर में अधिवेशन हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? इसकी अध्यक्षता याद रखिएगा, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। आप इस बात को ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। और इसी दिन जो है पूर्ण स्वराज का लक्ष्य दिया गया। इसी दिन जो है पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है 31 दिसंबर 1929 को मध्यरात्रि में, कहां पर? मध्यरात्रि में रावी नदी के किनारे तिरंगा झंडा फहराए थे। नदी किनारे झंडा फहराए थे। देखिए, और जो है 31 दिसंबर 1930 को जो है मध्यरात्रि में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है रावी नदी किनारे क्या फहराए थे? झंडा फहराने का काम किए थे। और झंडा फहराते हुए उन्होंने इस बात की घोषणा किया कि प्रति वर्ष जो है कि प्रति वर्ष 26 जनवरी 1950 26 जनवरी जो है प्रति वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाए। प्रति वर्ष इन्होंने घोषणा किया कि प्रति वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और जो है प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और पहली बार जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। इसी तरह से 26 जनवरी 1930 से 26 जनवरी 1930 से जो है 26 जनवरी 1930 से 26 जनवरी 1949 तक जो है ये स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते गए। जिस कारण से इसी दिन जो है फैसला लिया गया कि 26 जनवरी को 1950 को ही संविधान को लागू कर दिया जाएगा। और स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम लोग किस रूप में मनाएंगे? गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। हम आशा करेंगे कि आप इस बात को ध्यानपूर्वक समझ चुके होंगे। इसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो एक चीज हम लोग देख लेते हैं कि संविधान को लेकर अलग अलग विद्वानों का क्या मत रहा। देखिए, संविधान को लेकर अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत रहा। जैसे सुन लीजिए, जैसे महात्मा गांधी ने कहा कि संविधान का निर्माण जो है भारतीयों की इच्छा के अनुसार किया जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा संविधान का निर्माण जो है वैश्य मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। संविधान का निर्माण वैश्य मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। इस बात को पंडित जवाहरलाल नेहरू कहे थे। और आपको सबसे पहले एम.एन. रॉय ने संविधान सभा की मांग किए थे। तो ये सब जो है अलग अलग विद्वानों का अलग अलग कथन है जो आपको याद रखना होगा। इसके बाद हम लोग जो एक चीज और देख लेते हैं, संविधान सभा में समुदायों का प्रतिनिधित्व क्या रहा। संविधान सभा में समुदायों का प्रतिनिधित्व क्या रहा। जैसे हिंदू का प्रतिनिधित्व कितना था, मुसलमान का प्रतिनिधित्व कितना था, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। संविधान सभा में अब देखिए, संविधान सभा में समुदायों का प्रतिनिधित्व, संविधान सभा में समुदाय का प्रतिनिधित्व। देखिए, संविधान सभा में
समुदायों का मतलब हिंदू का कितना प्रतिनिधित्व था, मुसलमान का कितना प्रतिनिधित्व था, तो हम जो है इसी को हम लोग जो है देख लेते हैं। जैसे देखिए, जैसे हिंदू हिंदू सबसे ज्यादा भूल हिंदू थे, और हिंदू का जो है हिंदू का जो प्रतिनिधित्व था, कितने सदस्य थे हिंदू के, आपको याद रखना 163। कुल कितने सदस्य थे? 163 सदस्य। हिंदू कितने सदस्य थे? 163। और वही मुसलमान की बात करेंगे, मुसलमान की बात करेंगे, मुसलमान की बात करेंगे, मुसलमान की बात करेंगे तो 80 सदस्य थे। कितने सदस्य थे मुसलमानों के? तो अब याद रखिए, मुसलमान मुस्लिम नहीं, मुसलमान के कितने सदस्य? 80 सदस्य थे। इसके बाद अनुसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व 31 था। अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व कितना था? आपको याद रखिए, अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व थे वो 31 था। और वहीं जो है आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व 6 था। आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व कितना था? आपको याद रखना होगा, आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व, सॉरी, भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई, भारतीय ईसाई का प्रतिनिधित्व 6 थे। भारतीय ईसाई का प्रतिनिधित्व कितना था? भारतीय ईसाई का प्रतिनिधित्व 6 था। और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व भी कितना था? तो अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व भी 6 था। इसके बाद अगले जो हम बात करेंगे कि सिख से पहले देखिए एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय का प्रतिनिधित्व कितना था? आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व की बात करेंगे तो आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व कितना था? आपको याद रखना, आंग्ल भारतीय प्रतिनिधित्व 3 था। आंग्ल भारतीय प्रतिनिधित्व कितना था? आंग्ल भारतीय प्रतिनिधित्व कितने थे? तो 3 थे। इस बात को याद रखिएगा। इसके बाद आंग्ल भारतीय हो गया। इसके बाद जो है आपको एक चीज और याद रखना होगा, इसके बाद पारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व कितने थे? 3 थे। इसके बाद सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व याद रखिएगा 4 था। सिख का कितना था? 4 था। तो आप इस बात को ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। एक बार सुन लीजिए, हिंदू का कितना प्रतिनिधित्व था? 163, मुसलमान का 80, अनुसूचित जाति का 31, ईसाई का भारतीय ईसाई 6, अनुसूचित जनजाति का 6, आंग्ल भारतीय का 3, पारसी का 3, सिख का 4। बताइए, इसमें अगर आपसे प्रश्न किन 2 समुदायों का प्रतिनिधित्व सेम रहा? अनुसूचित जाति और भारतीय ईसाई का प्रतिनिधित्व क्या रहा? सेम रहा। और वहीं अनुसूचित जनजाति और आंग्ल भारतीय प्रतिनिधित्व भी क्या रहा? सॉरी, आंग्ल भारतीय और पारसी का भी समुदाय का प्रतिनिधित्व क्या रहा? सेम रहा। आंग्ल भारतीय पारसी का भी समुदाय का प्रतिनिधित्व क्या रहा? सेम रहा। तो आप इस बात को ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। एक बात और, अलग अलग प्रांतों से किस प्रांत से कितने सदस्य जो है, देखिए 11 कुल कितने ब्रिटिश प्रांत थे? 11 ब्रिटिश प्रांत थे। 11 ब्रिटिश प्रांत देख लेते हैं। उनमें से सबसे अधिक किस प्रांत से सबसे अधिक जो है संविधान सभा में सदस्य थे? तो सबसे अधिक जो संविधान सभा में सदस्य थे, सबसे अधिक संयुक्त प्रांत सबसे अधिक संयुक्त प्रांत से जो है संविधान सभा में सदस्य थे। संविधान सभा में सदस्य थे। संविधान सभा में सदस्य थे। कितने थे? आप याद रखिएगा 55। और वहीं अगर हम बिहार से बात करेंगे, बिहार से कितने सदस्य थे? तो बिहार से आपको याद रखना कितने सदस्य थे? तो बिहार से याद रखिएगा 36। बिहार से 36 सदस्य थे। और देखिए, अब सबसे अधिक किस देशी रियासत से सदस्य थे? सबसे अधिक किस देशी रियासत से सदस्य थे? किस देशी रियासत से अधिक सदस्य थे? आपको याद रखना, मैसूर। कहां से? मैसूर से। और मैसूर से कुल 7 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था। मैसूर से कुल कितने सदस्य भाग लिए थे? मैसूर से कुल जो है 7 सदस्यों ने भाग लिया था। इस बात को आपको याद रखना होगा। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे और एक चीज और पूछता है कि किस देशी रियासत से कोई भी सदस्य जो है संविधान सभा में भाग नहीं लिया था? तो आपको याद रखना होगा हैदराबाद से जो है हैदराबाद से कोई भी सदस्य जो है संविधान सभा में भाग नहीं लिए थे। संविधान सभा में भाग
नहीं लिए थे, नहीं लिए थे। आपको याद रखना होगा, संविधान सभा में कोई भी सदस्य जो है भाग नहीं लिए थे, इस बात को आपको ध्यानपूर्वक याद रखना होगा। और इसके बाद एक बात और याद रखिएगा, यहीं पर आप जो है इतना चीज तो हो गया। अब एक बात आप और याद रखिएगा, संविधान सभा में कुल कितने महिला थी, तो संविधान सभा में आपको याद रखना, संविधान सभा में कुल कितने महिला थी, तो संविधान सभा में कुल कुल 15 महिला थी। कितने महिला थी? 15 महिला थी। संविधान सभा में पूछे कुल कितने महिला थी, तो संविधान सभा में कुल जो है 15 महिलाएं जो संविधान सभा में शामिल थी। आपको यह भी बात याद रखना होगा। इसके बाद जिसे एक बात और समझ लेते हैं कि एक प्रश्न और पूछता है कि तिरंगा झंडा को तिरंगा झंडा को जो है राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया, तो तिरंगा झंडा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में यहाँ पे लिख देते हैं। तिरंगा झंडा को इधर देख लीजिए, तिरंगा झंडा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब शामिल किया गया था? तिरंगा झंडा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में जो याद रखना होगा 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को जो है तिरंगा झंडा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में क्या किया गया था, तो शामिल किया गया था। आप इस बात को ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। और याद रखना है, संविधान को किसने लिखा था अपने हाथों से, तो संविधान को याद रखिए, संविधान को किसने लिखा था, ये भी बात याद रखना है। संविधान को किसने लिखा था, आप याद रखिएगा, प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने लिखा था। और किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। और संविधान को हिंदी में किसने लिखा है? संविधान को हिंदी में किसने लिखा? तो संविधान को हिंदी में याद रखिएगा बसंत बेसुरो। हिंदी में याद रखिएगा बसंत बेसुरो ने। हिंदी में किसने लिखा था? आपको याद रखना बसंत कृष्ण बैद। बसंत कृष्ण बैद ने जो है संविधान को हिंदी में लिखने का काम किया था। तो हम आशा करेंगे कि आपको इतना बात जो है याद हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अब यह वीडियो लास्ट था, संविधान सभा आप इतना अगर कर लेते हैं तो आपसे प्रश्न कोई भी नहीं छूटेगा। हम इस बात को आशा करते हैं। देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।